नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 12 के बायो जो कि मासिक टेस्ट के रूप में 2022 जुलाई का आया हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आलू के कंद में पाई जाने वाली आँखों के लिए वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो साथियों, आँखों के लिए कोई अलग से वैज्ञानिक नाम नहीं दिया गया है। अब तक की मैंने जो बुक में रिसर्च किया है तो आलू का ही वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हम बता रहे हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। उसके जड़ के लिए वैज्ञानिक नाम हो सकता है कि अलग हो, पर अभी हम कंफर्म नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तरल भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? तो एकदम सिंपल सा आंसर है, तरल भ्रूणपोष जो है नारियल में पाया जाता है, क्योंकि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुष बंधीकरण क्या कहलाता है? तो पुरुष बंधीकरण पेसेक्टोमी कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जस्पोर्स एवं गेमिटस में दो अंतर लिखे। तो जस्पोर्स एवं गेमिटस में अंतर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तरफ जस्पोर्स और दूसरी तरफ गेमिटस। जस्पोर्स को ही जूस्पोर बोला जाता है, जो इसका हिंदी नाम होता है बीजाणु, और गेमिटस का जो हिंदी नाम होता है वो होता है युग्मनज। तो इसका पहला अंतर देखेंगे, चल बीजाणु अगुणित या द्विगुणित जनक के रूप से उत्पन्न होते हैं। तो जो बीजाणु होते हैं वो तो या अगुणित से या द्विगुणित जनक से उत्पन्न होगा, जबकि युग्मनज जो है नर या मादा के युग्मक संलयन करके संतति निर्मित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, बीजाणु जो है वृद्धि करके जनक के समान संरचना निर्मित कर लेते हैं। तो बीजाणु जो है वृद्धि करता है और वृद्धि करके अपने जैसा ही संरचना निर्मित करता है, जबकि युग्मनज जो है वो नर या मादा के जनक के समान नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यौन सत्वरित दो रोगों के नाम लिखिए। मतलब यौन से उत्पन्न होने वाले दो रोगों के नाम। तो इनमें से पहला नाम है एड्स और दूसरा नाम है गोनेरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्प में स्वपरागण रोकने की दो विधियों को लिखे। तो पुष्प में स्वपरागण रोकने के लिए दो विधियां हैं। पहला है एक लिंगी। एक लिंगी मतलब जिसमें केवल एक ही हो। यदि एक पुष्प है तो एक ही पुष्प के जो परागकण है वो उन्हीं पुष्प के साथ वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। मतलब एक लिंगी जो पुष्प होते हैं वो दूसरे अपने ही पुष्प से परागण या स्वपरागण नहीं करते हैं। दूसरा है भिन्न काल पक्वता। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा यदि जननांग जो है अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हों, यदि नर और मादा क्या हों, अलग अलग जननांग हैं और ये अलग अलग टाइम पे परिपक्व हों, तो भी स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये होता है क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, केले को अनिष्किफलन का अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्यों? तो इस एकदम सिंपल आंसर है, केले को अनिष्किफलन का अच्छा उदाहरण माना जाता है क्योंकि यह बिना निषेचन के विकसित हो जाता है। मतलब इसके लिए फर्टिलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तथा इसमें के फलों में बीज नहीं होता है। मतलब ये बीज रहित फल होते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 3 अंतर लिखे। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है, यह प्रायः द्विजनकीय होता है, मतलब द्विजनक से पैदा होने वाला होते हैं, जबकि अलैंगिक जो है केवल एक जनकीय होता है। दूसरा है, लैंगिक में इसमें प्रजनन नांगों का निर्माण नहीं होता है, मतलब जो प्रजनन करने वाले हैं उन अंग का निर्माण इसमें नहीं होता है, जबकि अलैंगिक में क्या होता है, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। तीसरा है, लैंगिक में इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि अलैंगिक में जीवन काल में एक बार अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। भले ही बार बार हो कि ना हो, लेकिन एक बार अर्धसूत्री विभाजन जरूर होगा। इस प्रकार से ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, टिप्पणी लिखिए। तो किस पर लिखना है, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष और अनिषेफलन। तो पहला भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश क्या होता है, बीजांड के पास एक कोष पाया जाता है, उसे भ्रूण कोष कहते हैं। किसके पास, बीजांड के पास में या बीजांड द्वार के पास में क्या होता है, एक कोष पाया जाता है और उस कोष को ही क्या बोला जाता है, भ्रूण कोष बोला जाता है। दूसरा है
क्या भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। और तीसरा है अनिषेच फलन, तो ये क्या होता है, निषेचन के बिना फलों का निर्माण या विकास करने वाला जो होता है वो क्या होता है, अनिषेचन फलन कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कैलोपियन नलिका की रचना एवं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर 2 कार्य का वर्णन कर रहे हैं, बाकी कैलोपियन नलिका का चित्र आपको दे दिया जा रहा है। परिपक्व, पहला जो वर्क है फैलोपियन नलिका का वो क्या है, परिपक्व अंडाणुओं का वहन करना है, और दूसरा है अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन करना। ये 2 कार्य जो है फैलोपियन नलिका में होता है और यही उनका कार्य है। इसका चित्र भी आप अच्छे से देख लीजिए और बना भी लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन की प्रकृति का आरेख द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं शुक्राणु जनन होता क्या है। तो वृषण की शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, और इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है, शुक्राणु जनन कहते हैं। तो शुक्राणु को जनन करने वाला कौन होता है, शुक्र जनन नलिका होता है, जहां ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं को जन्म करती है या उनका निर्माण करती है। अब कोशिका में शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है। जो कोशिका होती है उसमें ये 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, स्पर्मेटिड का निर्माण। तो सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वप्रथम आदि या प्राथमिक जनन कोशिकाएं अर्धसूत्र विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती है, मतलब बिना गुणक की कोशिका बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। और यह क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो कौन कौन सी चरणों में पूर्ण होती है, देखते हैं। पहला चरण, पहला है गुणन प्रावस्था। इस प्रावस्था में आदि जनन कोशिकाएं बार बार क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ कोशिकाएं बनाती है, और इनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा अवस्था है वो वृद्धि प्रावस्था कहलाता है, और इस अवस्था में क्या होता है, स्पर्मेटिको जो है वो भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर लेता है और अपना आकार क्या कर लेता है, थोड़ा सा बढ़ा लेता है, आकार जो है बड़ी हो जाती है। इससे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इसके बाद थर्ड जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2 बार विभाजित होता है, और प्रथम विभाजन अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। कुछ समय बाद इसमें द्वितीयक परिपक्व विभाजन होता है। इसके बाद बनी कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहते हैं। इस प्रकार परिपक्वन प्रावस्था को पूर्ण होने तक एक आदि जनन कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड बन जाते हैं। तो किस प्रकार से बनते हैं वो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये समसूत्र विभाजन द्वारा क्या बना, प्राइमरी सेल बना विथ डाइपोड क्रोमोसोम्स के माध्यम से। अब ये समसूत्र विभाजन के द्वारा क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। फिर यही पार्ट जो है फिर से समसूत्र विभाजन द्वारा क्या बनाया, सेम अपने जैसे ही 2 रचना बनाता है। फिर ये आगे बढ़ कर के क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये इस प्रकार से डिवाइड होकर के जो 2 पार्ट है ये हाफ हो जाता है, मतलब अपने जैसे आधा आधा ये बनाता है। तो फर्स्ट मेटराइजेशन डिवीजन होता है। इसके बाद ये फिर से डिवाइड होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है। तो द्वितीय परिपक्वन मतलब सेकंड स्पर्मेटोसाइट, तो ये सेकेंडरी होता है। और इस सेकेंडरी वाले भाग में जो द्वितीय परिपक्वन होता है, इसके बाद बनी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटिड बोला जाता है। तो ये हम देखेंगे इसके बाद होने वाला ये जो भाग है स्पर्मेटिड कहलाता है। तो यहाँ पर ये
सिंगल सिंगल रह जाता है और कितने पार्ट में हो जाता है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 भाग में बन जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 4 अगुणित स्पर्मेटिड बन जाते हैं, तो ये अगुणित अवस्था में होते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, स्पर्मेटिड का कार्यांतरण, मतलब ये जो स्पर्मेटिड बने इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य देखिए क्या बोला जा रहा है, इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड कुछ अचानक हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप पूर्ण विकसित चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये जो स्पर्मेटिड बने इनमें क्या होता है, कुछ अचानक ही परिवर्तन हो जाते हैं और इस परिवर्तनों के फलस्वरूप ये क्या होते हैं, चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही जो है जो बना हुआ है स्पर्मेटिड, इनमें कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने की वजह से ये जो है ये चल परमाणुओं या शुक्राणुओं के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं और इन शुक्राणुओं को ही क्या बोला जाता है, इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बायोलॉजी का सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।